नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी छात्र जीवन से ही दलितों पिछड़ों के उत्थान का काम करते रहे हैं, लेकिन जब वे बिहार विधानसभा का स्पीकर बने तो कई ऐसे कामों को अंजाम दिया जो अपने आप में मिसाल है और इस मिसाल का लोग उदाहरण देते हैं। तो उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर रहते हुए क्या कुछ किया, कौन से ऐसे अनूठे काम किए, यही जानने हम आए हैं पथ निर्माण विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्याम कुमार जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उदय नारायण चौधरी के कामों के बारे में। श्याम जी, आपका आरएडी न्यूज़ में स्वागत है सर। धन्यवाद सर, ये बताएं कि उदय नारायण चौधरी जिसे आप जुड़े रहे हैं और उनके कामों का आपने समीक्षा किया है, तो किस तरह से देखते हैं, कौन सा ऐसी पहल की है उन्होंने दलितों पिछड़ों के उत्थान में जो एक यादगार हो? नहीं, मैंने तो समीक्षा नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक ऑब्जर्वेशन की बात है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने रूलिंग में जो है ऑब्जर्वेशन करके एक रूलिंग पास करती है, तो वो कहता है कि भाई ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट मेयरली ऑब्जर्वेशन बट इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जजमेंट। तो जहाँ तक आपने समीक्षा की बात की, थोड़ा सा ये तौहीन ही होगा, इसलिए कि वो हमारे माननीय स्पीकर रहे हैं और हम लोग उनके मातहत कहा जाए, जो मातहत हैं और उनके जो व्यवहार है उसके कारण उन्होंने जो हम लोग को मौका दिया और उस को जो ऑब्ज़र्व किया, उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर जो पहल किया वो काफ़ी प्रशंसनीय है। और जहाँ तक पहल करने की बात है तो हम आपको क्रमवार से ये जानकारी देना चाहेंगे कि आपको जो है आईएएस की बात जो करें अगर हम लोग, तो यूपीएससी से आईएएस की नियुक्ति होती है, सीधी नियुक्ति होती है। सीधी नियुक्ति का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट डिग्री के आधार पर होती है, बल्कि उसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जिसमें प्रशासनिक सेवा के रहते हैं, तकनीकी सेवा के रहते हैं और अन्य सेवा के भी लोग रहते हैं। तो उसमें प्रशासनिक सेवा वाले का जो है, जहाँ तक बिहार राज्य की बात है, तो इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा जो है वो आपको 33.25% उनके लिए मतलब रहता है सीट, 33.25%, और रेस्ट 17.25% में नॉन कैडर पोस्ट होता है। नॉन कैडर का मतलब हुआ कि बिहार प्रशासनिक सेवा से अन्य सेवा, जो तकनीकी सेवा होते हैं या अन्य सेवा होते हैं, उन सबों को 17.25% में कंसीडर किया जाता है। तो जहाँ एक तरफ यूपीएससी में 50% जो पूरे भारतवर्ष का रिक्ति है, उसमें वह शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लिए और बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन प्रावधानित है, आरक्षण प्रावधानित है। लेकिन यह रेस्ट 50% में जो विभिन्न राज्यों के स्तर से विभिन्न सेवाओं के लिए यह जो चयन किया जाता है, इस चयन में जो है आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस दिशा में माननीय पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने जो है एक अच्छा कदम उठाया, और वो कदम ये था कि इन्होंने अपने लेटर पैड पर जो है वो सांसद को जो है यानी एमपी लोगों को उन्होंने चिट्ठी लिखा कि ताकि इस मामले को जो है एक विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया जाए और उसको लोकसभा राज्यसभा से पारित करा करके अब फिर इसको कैबिनेट से मंजूरी ले करके अब फिर राष्ट्रपति से अनुमोदित कराया जाए, महामहिम राष्ट्रपति जी से। तो इस दिशा में उनका पहल हुआ है। अभी तक तो सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये पहल अगर उनके स्तर से हुआ है तो ये काफ़ी सराहनीय योगदान कहा जाएगा। और हम लोग को ऐसी दिशा में उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग को भी कुछ न कुछ अपने पहल करते रहना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट।
यानी सही चीज़ के लिए आप प्रयासरत रहिए और बाकी जो सिचुएशन वर्स्ट होगा उसके लिए भी तैयारी करनी है। लेकिन हमेशा अच्छे के लिए तैयारी करते रहने से अच्छा रिजल्ट ज़रूर आता है, समय जो भी लगे। उसके अतिरिक्त जी जी, आप बता रहे थे सर कि उन्होंने आरक्षण को लेकर के खास करके बहुत सारे काम किए हैं, तो हम चाहेंगे कि उस पर कुछ प्रकाश डालें आप। हाँ, उन्होंने जो है कि आपको जैसे हमने पहले भी कहा कि ये नीति निर्धारित जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए, हमारा ये कहना है कि उस नीति निर्धारण का भी हम लोग के जानकारी के अभाव में उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था और ऐसी स्थिति में कोई देखने वाला भी नहीं था कि हम लोग का जो हितकर है जो बातें हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कदम उठाया जाए। तो जबकि ये प्रावधान है आपको बिहार आरक्षण अधिनियम में और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम में, वैसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें इनका अहम भूमिका रही। खास कर के जो आपको प्रावधान भी है कि प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो यह देखे कि अनुसूचित जाति के लिए जो भी नियम नियमावली अध्यादेश या आपको अधिनियम जो भी है वो अधिनियम जो है उसका प्रॉपर वे में उसका अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं। तो इस स्थिति में इन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के पद से काफ़ी गंभीरता से इसको लिया और प्रत्येक विभागों को बुला करके इन्होंने समीक्षा किया और सभी लोग को एक समीक्षात्मक प्रतिवेदन देने को भी कहा कि ऐसे कितने विभाग हैं जहाँ कितने आपको नियुक्त के लिए रिक्त पद पड़े हुए हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के बैकलॉग है, बैकवर्ड के हैं। ये नहीं है कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बैकवर्ड पर भी उन्होंने ध्यान दिया, चूँकि नियुक्ति में जो है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों सहित सबों का आरक्षण है। तो उन्होंने एक नोडल ऑफिसर के आधार पर जो आपका ये बिहार आरक्षण अधिनियम में नियम बना हुआ है उसको उन्होंने एक्टिवेट किया और इस सक्रियता के कारण जो है वह धीरे धीरे रोस्टर भी संधारित हुआ प्रत्येक प्रशासनिक विभाग का और उसके आधार पर नियुक्ति के लिए रिक्ति भी आपको गस्टेड के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को जाने लगी और नॉन गस्टेड पोस्ट के लिए कर्मचारी चयन आयोग को जाने लगी और तकनीकी सेवाओं के लिए बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग को जाना शुरू हुआ। और इस दिशा में भी उन्होंने पहल किया कि उसका जो है मतलब सही अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं, किसका, ये बिहार रिजर्वेशन एक्ट और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का सही अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं। और इन्होंने सरकार से भी मंत्रणा किया और इस स्थिति में उनके स्तर से भी अनुरोध किया गया अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और उन्होंने भी जो है अहम भूमिका निभाई और जो उन्होंने कदम उठाया उन्होंने भी सभी विभागों के जो है वरीय पदाधिकारी विभाग अध्यक्ष को बुला करके उन्होंने इसकी भी समीक्षा की और उन्होंने कहा कि साहब देखिए ये दंडनीय अपराध है, आरक्षण अधिनियम और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का अगर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो आप लोग जानते हैं कि बिहार आरक्षण अधिनियम में 1000 रुपया से दंडित किए जाना और 1 साल का 3 महीने के कारावास का प्रावधान है। तो आप देख लीजिए अगर इसको आप कर देते हैं तो आप लोग दंडित होने से बच जाएंगे। और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में भी ये प्रावधान है कि अगर कोई इसका अवहेलना करता है, किसी को एट्रोसिटीज हो रहा है और वो आपसे आकर के अपनी बात रख रहा है लिखित रूप में, तो उसके भी कार्यक्रम को उसी तरह से देखना है जैसे आरक्षण अधिनियम को देखना है। और उसके पहल में भी अगर गंभीरता से नहीं ली गई तो वैसी स्थिति में उसमें भी 5 साल के सज़ा का कारावास का प्रावधान है। इन सबों से सबों को अवगत कराया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस दिशा में पहल किए, जैसा स्पीकर जी ने जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ से अवगत कराया था। उन्होंने भी ये निर्देश जारी किया कि जो भी विभाग में इस तरह का आपको अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है
वैसे लोग को जो प्रावधानित दंडनीय अपराध जो माना गया है बिहार आरक्षण अधिनियम में, या तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कहते हैं 1986, उसको भी जो है अगर अनदेखा करता है तो उसको भी उस तरह से दंडित किए जाने के विषय में विभागाध्यक्ष को जो है उन्होंने ये निर्देश जारी किया। रह गई बात कि प्रॉपर ये आपको रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, तो हम यह मानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन अगर 100% नहीं हुआ तो कुछ न कुछ तो हुआ ही है। हाँ, ये चाहेंगे बिहार सरकार से कि उस दिशा में फिर पहल अगर करें तो शायद 100% उसका अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा। हाँ सर, आप कौन से और पॉइंट्स बताना चाहते हैं? हाँ, ये बताना चाह रहे थे कि एक सीनियरिटी बेस्ड रोस्टर की बात थी, यानी डेट ऑफ प्रमोशन के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर वह प्रोन्नति दिए जाने की बात थी। यह बात सही है कि वरीयता सूची जो होती है वह आपको सीनियरिटी बेस्ड रोस्टर के आधार पर, तो उसमें लाभ कैसे मिलता है ये जानकारी दे दूं। चूँकि डेट ऑफ प्रमोशन के आधार पर जो वरीयता सूची तैयार होती है तो ये बाय वर्च्यू ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी शेड्यूल कास्ट का जो है प्रोन्नति बेसिक ग्रेड से ऊपर के ग्रेड में जो होती है वो सामान्य वर्ग से पहले होती है, चूँकि उनके अपने कोटा में होती है। और ऐसी स्थिति में पहले प्रोन्नति पाए हुए लोग डेट ऑफ प्रमोशन से फर्दर उनकी प्रमोशन जो है वो एक्सीलरेटेड प्रमोशन हो जाता है, त्वरित गति से उनकी प्रोन्नति की कार्रवाई होती है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वो 16(4)(a), 16(4)(b), 16(4)(c) ये 3 संविधान संशोधन लाए गए थे, जिसमें आपको सीनियरिटी बेस्ड रोस्टर जो है वह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 16(b) के तहत है। और 16(b) के तहत इन्होंने कार्रवाई किया, उस पर कदम उठाया, पहल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। मैं एक दिन जब इनके विधानसभा सचिवालय में गया था तो ये किसी मुख्यमंत्री सचिवालय के किसी सचिव से बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई मैं तो गया था, मुख्यमंत्री जी पेड़ के नीचे बैठ कर के सारा फाइल का डिस्पोजल कर रहे थे, मैं उसी समय जो है ये बात मैंने रखा था सीनियरिटी बेस्ड रोस्टर के आधार पर। तो उस दिशा में सेक्रेटरी साहब आप बताएंगे कि क्या आगे का कार्यक्रम मतलब बढ़ा अथवा फिर वहीं का वहीं है। तो शायद उधर से जो रिप्लाई आया, मैं तो अगले की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन ये जो है उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे कि ठीक है, बहुत अच्छा। सो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारा धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिएगा। इस दिशा में उन्होंने पहल किया और संभवतः जैसा आप बता रहे हैं उस आशय का आदेश भी निर्गत हो जाना चाहिए। तो फिर उधर से शायद कुछ पॉजिटिव रिप्लाई हुआ। और आपको ये जानकारी दे दूं कि उस दिशा में जो है वह जो पहल किया वो एक आदेश जो है वह निर्गत हुआ, और जिसमें हमारे विभिन्न संवर्गों के पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उससे लाभान्वित हुए। लेकिन इन द मीन टाइम माननीय न्यायालय के कुछ आदेश आ गए जिस पर रोक लग गया है। अभी फर्दर उसकी सुनवाई जारी है, सुप्रीम कोर्ट से उसका फाइनल जजमेंट आना बाकी है। तो जजमेंट आने के बाद फिर उस पर अग्रेतर कार्रवाई किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। योगेश जी, आप इस दिशा में पहल करने के लिए आपको धन्यवाद। आपके सहयोगी को भी मैं धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि आपने समाज को एक दशा और दिशा देने के लिए जो आपने हमारे विचारों को आपने शेयर किया, उसके लिए पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी। तो ये थे पथ निर्माण विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्याम कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह स्पीकर रहते हुए उदय नारायण चौधरी ने न सिर्फ दलितों की बल्कि पिछड़ों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका अधिकार, खास करके आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी पहल की। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।